651 AI मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। जू हाओ तुरंत सहमत हो गया। गुरु और शिष्य के पुलिस स्टेशन में प्रवेश करते ही उनका सामना लियांग टीम से हो गया। उसे देखकर सू चेन ने अपने दांत पीस लिए और उसकी हत्या करने की मंशा और भी बढ़ गई। अब उसे समझ आ गया, दूसरा पक्ष जू हाओ का चमचा था। पिछले महीने उसे जिस तरह से प्रताड़ित किया गया था, उसे याद करते हुए सू चेन इतना गुस्से में था कि वह किसी को जान से मार देना चाहता था। अपने शिष्य के प्रति जानलेवा इरादे को भांपते हुए बूढ़े आदमी ने अपना गुस्सा दबाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। ये लोग महज मोहरे थे। जू हाओ के पास काफी मोहरे थे। एक को मारने से उसे कोई पीड़ा नहीं होगी। हो सकता है कि वह उनसे हत्या करवाना भी चाहता हो। एक बार जब वे कोई कदम उठा लेते तो फिर पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। उन्हें ये सब सहना पड़ा। लियांग टीम ने उन दोनों को भी देखा जो चले गए थे और फिर वापस आ गए। उनके चेहरे पर शिकन थी। क्या मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया? कहीं तुम मुझे छोड़कर जाने का दर्द तो बर्दाश्त नहीं कर सकते? पुलिस स्टेशन में घुसपैठ करने वालों, मुझे लगता है कि आपकी मंशा बुरी है। इन्हें गिरफ्तार करो। बिना कुछ कहे गुरु और शिष्य दोनों पर एक और आरोप लगा दिया गया। सू चेन के दांत घृणा से खुजली करने लगे, लेकिन बूढ़े व्यक्ति के संयम के कारण उसे खुद को सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बूढ़े व्यक्ति ने शांत भाव से कहा, हम यहाँ चीफ चेन से मिलने आए हैं। लियांग टीम ने कुछ देर सोचा और फिर उन दोनों को और परेशान नहीं किया। हालांकि जब वह उनके पास से गुजरा तो उसके चेहरे पर उपहास का भाव था। क्या वे जू हाओ से निपटने के लिए मुखिया को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे? क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि मुखिया ने उन्हें रिहा करते समय अपना चेहरा नहीं दिखाया था? जू हाओ को नाराज करना, किसी को भी ढूंढना बेकार था। उसने आह भरी। उसे महसूस हो रहा था कि वे दोनों मौत को गले लगाने के रास्ते पर और आगे बढ़ते जा रहे हैं। सू चेन का चेहरा उदास था। वह बूढ़े आदमी के साथ मुखिया के कार्यालय में आया। अंततः बूढ़े व्यक्ति की मुलाकात मुखिया से हुई। उन्होंने सबसे पहले समय के साथ आए बदलावों पर अफसोस जताया और पुराने समय में चीफ चेन के पिता के साथ अपने संबंधों को याद किया। अंततः उन्होंने जू हाओ के खिलाफ टीम बनाने का निमंत्रण दिया। चीफ चेन लगातार टालमटोल करते रहे और खानापूर्ति करते रहे। ये किस तरह का मजाक था? उनकी क्या स्थिति थी? 100 अरब की संपत्ति वाले जू परिवार से दुश्मनी मोल लेना। उस समय उस पवित्र हाथ वाले दिव्य चिकित्सक का अपने पिता के साथ अच्छा संबंध था। उसके साथ नहीं, उसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकालने में सफल होना ही परम दयालुता का प्रमाण था। जू हाओ से दुश्मनी मोल लेना, वह क्या बकवास सोच रहा था? वह अभी तक अपनी सीट पर ठीक से बैठा भी नहीं था और अपना सामान पैक करके जाना नहीं चाहता था। अंत में गुरु और शिष्य असहाय होकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गए। ये किस तरह का रवैया है? कम से कम बूढ़े आदमी, तुमने उस समय उसके पिता की जान तो बचाई थी और अब वह एक छोटे से मामले में भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। सू चेन पूरे रास्ते बड़बड़ाता रहा। बूढ़े आदमी का चेहरा भी अच्छा नहीं था। ये सोचकर कि उनका नाम कितना प्रसिद्ध था, पवित्र हाथ वाले दिव्य चिकित्सक। असंख्य लोग उनकी चापलूसी करते थे। वह जहां भी जाता, उसका स्वागत एक विशिष्ट अतिथि के रूप में किया जाता था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इस तरह का अनादर दिखाएगा। एक गहरी सांस लेते हुए बूढ़े व्यक्ति ने खुद को शांत किया। कोई बात नहीं, उसकी स्थिति अभी भी बहुत नीची है। उसका जू हाओ से डरना स्वाभाविक है। चलो दूसरों को ढूंढते हैं। अगला, बूढ़े व्यक्ति ने सू चेन को साथ लिया और पूरे शंघाई की यात्रा की। उन्होंने कई महत्वपूर्ण हस्तियों से मुलाकात की। इनमें सैकड़ों अरबों की संपत्ति वाले धनी व्यवसायी भी शामिल थे। शीर्ष 100 अरब परिवारों, उच्च पदस्थ अधिकारियों, उद्योग जगत के नेताओं। बिना किसी अपवाद के उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। बार बार ठुकराए जाने के बाद बूढ़े व्यक्ति की मानसिकता पूरी तरह से टूट गई। क्या उन्हें याद आया कि वे पहले कितने गौरवशाली हुआ करते थे? परिवार के ये सभी सदस्य, धनी लोग और उच्च पदस्थ अधिकारी एक एक करके उनकी चापलूसी करने लगे। अब वे उससे ऐसे बचते थे जैसे वह कोई बीमारी हो। वे उससे इस प्रकार बचते थे मानो वह महामारी का देवता हो। वे कुछ नहीं कर सकते थे। सभी जानते थे कि उसने जू परिवार को नाराज कर दिया था। उस बूढ़े व्यक्ति ने सहयोग करने की शर्त पर 3 उपचार के अवसर भी प्रदान किए। एक पवित्र हाथ वाले दिव्य चिकित्सक का वादा निस्संदेह महत्वपूर्ण था। हालांकि किसी ने भी इस बात पर सहमति नहीं जताई। समय बदल गया था। पहले लोग उनसे चिकित्सा कौशल में उत्कृष्टता के कारण मदद मांगते थे। अब पारंपरिक चीनी चिकित्सा के उदय के साथ
वह अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनके पास प्रभावशाली चिकित्सा कौशल था। कुछ अन्य लोग तो उनसे भी अधिक शक्तिशाली थे। उदाहरण के लिए शेननोंग हॉल की 2 देवी चिकित्सकों में से एक का नाम जू किंगशुए था, जो जू हाओ की लिंगर थी। सू चेन और उसके गुरु की जू परिवार के खिलाफ मदद करना। इससे निश्चित रूप से देवी चिकित्सक जू किंगक्सू नाराज हो जाएंगी। क्या 100 अरब की संपत्ति वाले परिवार से निपटना इतना आसान था? यह एक निरर्थक कार्य था। भला कौन सहयोग करने को तैयार होगा? अपनी वर्तमान स्थिति और पद को हासिल करने के लिए हर कोई मूर्ख नहीं था। गुरु और शिष्य व्यर्थ ही परिश्रम करते रहे और उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हुआ। बूढ़े व्यक्ति की मानसिकता पूरी तरह से बदल गई और वह निराश हो गया। सू चेन ने भी बदले में उसे सांत्वना दी। बूढ़े आदमी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वे मदद नहीं करना चाहते तो वे मदद नहीं करते, हमें इसकी परवाह भी नहीं है। उनके बिना भी हम बदला ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दान शक्ति से ज्यादा दूर नहीं हूँ। जैसे ही मैं सफलता प्राप्त कर लेता हूँ, हम दोनों, गुरु और शिष्य, दान शक्ति में होंगे और हम निश्चित रूप से जू हाओ से निपटने में सक्षम होंगे। बूढ़े आदमी ने अपनी पलकें उठाईं। जू हाओ के बगल में खड़ी महिला अंगरक्षक भी दान शक्ति की है। उसने अपने शिष्य को हतोत्साहित करने के डर से पहले यह बात नहीं कही थी। उन्हें डर था कि उनका प्रशिक्षु आवेग में आकर कोई कार्य कर देगा। बेहतर यही था कि खुलकर अपनी बात रखी जाए और दोनों पक्षों की ताकत को स्पष्ट किया जाए। क्या सू चेन की सांसें अनियमित थीं, उसकी आभा अस्थिर थी और उसका मन अशांत था? क्या वह महिला केवल हुआ स्ट्रेंथ अंतिम चरण पर ही नहीं थी? वह अचानक डैन स्ट्रेंथ कैसे बन गई? सू चेन को अपने जीवन पर संदेह होने लगा। उसे जो परिणाम मिला वह ये था कि उसने भी जू हाओ की तरह अपनी ताकत छिपा रखी थी। उसे महसूस हो रहा था कि उस महिला की जानलेवा आभा उसके अच्छे भाई लुओयान की आभा से भी अधिक प्रबल थी। उसे नहीं पता था कि उसने कितने लोगों को मारा था। अगर वह सफलता हासिल कर भी लेता है तो भी वह उसका प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता। मास्टर और जू हाओ बराबर के प्रतिद्वंद्वी थे और वह जू हाओ के अंगरक्षक का मुकाबला नहीं कर सकता था। क्या वह बोझ नहीं होगा? सू चेन भी चुप हो गई। बूढ़े आदमी को सांत्वना देना बंद कर दिया और भावनात्मक अवस्था में डूब गई। गुरु और शिष्य उसी तरह उदास होकर सड़क पर चल पड़े। चलते चलते वे एक मोड़ से गुजरे और सू चेन ने एक परिचित आकृति को देखा। उसके कदम अचानक रुक गए। मास्टर, देखिए, उस विकृत जू हाओ के साथ आज एक और महिला है। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी निगाहों का पीछा किया और तुरंत ही उसका दिमाग चकरा गया। उसके कदम लड़खड़ा गए और वह अचानक बोल पड़ा, छोटी बहन। आक्रमण गति 240 अधिकतम। दिव्य अमर महिला मुख्य पात्र का विरोधाभास। परिपक्व महिला आभा। सांझ हो गई। शेनोंग हॉल में आज सामान्य से अधिक मरीज थे। जू क्विंगशु और फैंग जिक्सुआन दोनों मरीजों के इलाज में व्यस्त थे। इसलिए जू हाओ लुओ क्विंगजियान को खाने के लिए बाहर ले गया। ये स्वीकार करना शर्मनाक था कि यह पवित्र महिला मुख्य किरदार मानो किसी दिव्य अमर आत्मा के समान थी। अनजाने में ही उसने उसे पूरी तरह से निगल लिया था, लेकिन वह उसके साथ कभी डेट पर नहीं गया था। डेट पर जाना तो दूर की बात है, उन्होंने साथ में खाना भी नहीं खाया था। इसमें हमेशा गुरु और कुछ शिष्य एक साथ होते थे। आज बाहर जाने का यह मौका मिलना एक छोटा सा मुआवजा था। लुओ किंगजियान ने अभी भी प्राचीन शैली की पोशाक पहन रखी थी। बेशक ये वह ड्रेस नहीं थी जो उसने पहाड़ से नीचे आते समय पहनी थी। इसे उसके 2 प्रशिक्षुओं ने उसके लिए खरीदा था। जू हाओ ने भी उसके लिए कई चीजें खरीदी। आखिरकार लड़ाई के दौरान उन्हें नुकसान पहुंचाना अपरिहार्य था, या फिर उन्हें बदलने और धोने की जरूरत थी, उसे और भी ज्यादा परी जैसा बनाने के लिए। जू हाओ ने उसके लिए प्राचीन शैली की कई पेट की पट्टियां भी खरीदी। हालांकि सामग्रियां अधिक विविध थीं। लेस, खोखले डिजाइन, पैटर्न आदि अपरिहार्य थे। वहां कई प्राचीन पोशाकें थीं और आधुनिक शैलियां भी आवश्यक थीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक परी जैसी महिला नौकरानी के कपड़े या स्कूल की वर्दी में बदल जाए? यह एक अलग तरह का विरोधाभास था। कुछ विरोधाभासों के बारे में सोचें। परी जैसा स्वभाव, आकर्षक पोशाक, मनमोहक शैली, स्पष्ट रूप से गंभीर नहीं है, बल्कि मासूम और भोला होने का नाटक कर रहा है। वह उससे उम्र में बहुत छोटी नहीं थी, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था। आक्रमण की गति को सीधे अधिकतम स्तर पर सेट कर दिया गया था। जू हाओ ने लुओ किंगजियान को बालों की चोटी बनाने और जेके वर्दी पहनकर बाहर जाने नहीं दिया। प्रलोभन बहुत प्रबल था। अगर उसे बाहर देखा जाता तो इससे कार दुर्घटना हो सकती थी। फिर भी अपनी प्राचीन पोशाक में लुओ किंगजियान किसी परी की तरह अलौकिक लग रही थी।
जैसे कोई परी किसी चित्र से बाहर निकलकर आ रही हो। रिटर्न रेट भी अधिकतम सीमा तक पहुंच गया था। इसके बाद जू हाओ उसे कम लोगों वाले एक निजी रेस्तरां में ले गया, ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए। जैसे ही दोनों प्राइवेट रेस्टोरेंट की ओर बढ़े, जू हाओ ने अचानक गली के उस पार दो आकृतियों को देखा और अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। बूढ़े व्यक्ति ने सू चेन की नजर का पीछा किया और गली में जू हाओ को चलते हुए देखा। जब उसने जू हाओ के बगल में परी जैसी आकृति देखी, बूढ़े व्यक्ति का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने हताश आवाज में पुकार लगाए, छोटी बहन। उसने उसे देखते ही पहचान लिया। वह उनकी छोटी बहन लुओ किंगजियान थी। उसकी अलौकिक परी जैसी आभा ऐसी थी जिसे वह अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। क्या वह मास्टर लुओ किंगजियान है? सू चेन चौंक गई। उसने जू हाओ के बगल में एक और खूबसूरत महिला को देखा। इस खूबसूरत महिला का व्यक्तित्व और भी अधिक मोहक था, जो परिपक्वता और आकर्षण से भरपूर था। उसका स्वभाव किसी परी जैसा था। उसने उन खूबसूरत महिलाओं के बारे में सोचा जिन्हें जू हाओ बार बार बदलता रहता था। वह सोचने लगा कि उसने कितनी मासूम लड़कियों को धोखा दिया होगा। ईर्ष्या के कारण उसे प्लास्मोलिसिस से गुजरना पड़ा। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि धोखे में आई ये दिव्य अमर सुंदरी मास्टर लुओ किंगजियान होंगी। दरअसल इस गुरु की छोटी बहन का गुरु से कोई संबंध नहीं था। जब वे पहाड़ पर थे तब सू चेन अक्सर मजाक करती थी। वह बूढ़ा व्यक्ति अक्सर अपनी एक दिव्य अमर छोटी बहन का जिक्र करता था। सू चेन मजाक में उन्हें मास्टर लुओ किंगजियान कहकर पुकारता था। अगर वह मास्टर लुओ किंगजियान थी, तो वह जू हाओ के साथ कैसे चल रही थी? उसने जू हाओ की उस बात के बारे में सोचा जिसमें उसने कहा था कि वह मास्टर लुओ किंगजियान के पूरे परिवार को खत्म कर देगा, जिसमें मास्टर लुओ किंगजियान भी शामिल थे। सू चेन के चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने सहज रूप से अपने चिकित्सा कौशल का उपयोग अवलोकन करने के लिए किया। पालन न करना भी ठीक था। देखने पर पता चला कि वह बुरी तरह कांप रहा था और सदमे से उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। मास्टर लुओ किंगजियान की भौहों से एक परिपक्व महिला की हल्की सी आभा निकल रही थी। उसने स्पष्ट रूप से अपनी कौमार्यता खो दी थी। उसके अपने गुरु को उस पर एक तरफा प्यार था। उसमें उससे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत भी नहीं थी। मास्टर ने यह भी कहा कि मास्टर लुओ किंगजियान का स्वभाव सुरुचिपूर्ण है। उसका विपरीत लिंग के साथ कभी कोई संपर्क नहीं था। तो अब जब उसने अपनी पवित्रता खो दी है, तो इसका दोषी कौन है? उनकी नजर अनायास ही पास खड़े जू हाओ पर पड़ गई। सू चेन स्तब्ध रह गया। उसकी मंगेतर और उसकी छोटी बहन दोनों ही जू हाओ के बुरे इरादों का शिकार हो चुकी थीं। यहाँ तक कि मास्टर लुओ किंगजियान, जिनसे मास्टर को बेहद प्यार था, भी जू हाओ के चंगुल से नहीं बच सके। वह सचमुच एक घिनौना और नीच इंसान है। वह सचमुच किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, बूढ़ा हो या जवान। सू चेन गुस्से से कांप उठा। जू हाओ के प्रति उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई। क्रोध से उसका चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखों में घृणा और पागलपन भरा हुआ था। अगर नजरें जान ले सकती, तो जू हाओ धूल के ढेर में तब्दील हो चुका होता। डिंग। सू चेन घृणा और क्रोध से ग्रस्त है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1000। मास्टर के चेहरे पर दिख रही खुशी को देखकर, मानो उन्होंने अपने प्रिय व्यक्ति को देख लिया हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से मास्टर लुओ किंगजियान की हालत पर ध्यान नहीं दिया था। अगर वह उसे यह बात बता दे, तो सू चेन को आश्चर्य होता है कि क्या वह इसे सहन कर पाएगा। सू चेन ने अपना मुंह खोला, लेकिन फिर हिचकिचा गया। अपनी छोटी बहन को दोबारा देखकर बूढ़े आदमी का शरीर और मन उत्साह से कांप उठा। उनके शिष्य की बात सही थी। वह इतने सालों से इससे बचता आ रहा था। वह अपनी छोटी बहन को पसंद करता था, लेकिन वह ये बात कबूल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अब उसने इस बात को स्वीकार कर लिया था। उसने अपने पुराने संपर्कों से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। बूढ़े आदमी को अचानक एहसास हुआ, आखिर चेहरा होता क्या है? क्या इज्जत वाकई इतनी महत्वपूर्ण है? उन्होंने तो अपना रुख भी बिल्कुल न्यूनतम स्तर तक झुका लिया। वह इन लोगों के प्रति दयालु रहा था, फिर भी उसने विनम्रतापूर्वक उनसे विनती की। फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जिस चेहरे की उसे इतनी परवाह थी, वह बहुत पहले ही गायब हो चुका था। तो जब उसके पास इज्जत बची ही नहीं थी, तो उसे दिखावा क्यों करना चाहिए था? उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा पछतावा ये था कि उन्होंने अपनी छोटी बहन के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। अब अपनी छोटी बहन को फिर से देखकर बूढ़े व्यक्ति ने अब संकोच का दिखावा न करने का फैसला किया। वह खुलकर अपने असली रूप में रहना चाहता था। वह बिना किसी पछतावे के अपना जीवन जीना चाहता था।
जी हाँ, वह अपनी छोटी बहन के सामने कबूलनामा करने जा रहा था। धप धप धप। बूढ़ा आदमी उत्साह से आगे बढ़ा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। वह हिल डुल भी नहीं सकता था। पता चला कि उनके अच्छे शिष्य ने उन्हें पीछे से खींच लिया था। शाओ चेन, तुम क्या कर रहे हो? बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर मुड़कर देखा और असमंजस में पूछा। बूढ़े आदमी, पहले मुझे बताओ, तुम क्या करने वाले हो? सू चेन ने जवाबी कार्रवाई की। अपनी छोटी बहन के सामने कबूलनामा करने के बारे में सोचते ही बूढ़े आदमी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे लगता है कि आपने जो कहा वह काफी तर्कसंगत है। मैं इज्जत को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी, इसीलिए मुझ में कभी अपनी छोटी बहन से सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। अब मुझे समझ आ गया है। फेस को भाड़ में जाने दो। मैं अपने लिए कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहता। जैसे जैसे वह बोलता गया, बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलकने लगा। वह मुड़ गया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि सू चेन ने उसे कसकर रोक लिया। उसने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर उसके प्रति पहले से ही नाराजगी के भाव आ गए थे। बूढ़े साहब, आपको बस उस अफसोस को अपने दिल में ही रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मास्टर लुओ किंगजियान आपके लिए उपयुक्त हैं। सू चेन एक पल के लिए हिचकिचाया। उन्होंने अब भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि मास्टर लुओ किंगजियान और जू हाओ एक साथ थे। उन्होंने यह बात चतुराई से कही। बूढ़ा आदमी इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपनी दाढ़ी फुला ली और घूरने लगा। तुम्हारा मतलब उपयुक्त नहीं से क्या है? मेरी छोटी बहन और मैं तो स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। गुरुजी ने तो हमें उस समय सुनहरा लड़का और सुंदर लड़की कहकर भी सराहा था। सू चेन अवाक रह गया और बुदबुदाया। बूढ़े आदमी, तुम मेरे सामने शेखी बघार सकते हो, लेकिन खुद उस पर विश्वास मत करो। ये कौन नहीं जानता कि स्वर्गीय औषधि संप्रदाय में आप दोनों ही हैं। बूढ़ा व्यक्ति क्षण भर के लिए अवाक रह गया। छोटी बहन माने या ना माने, मैं कबूल कर लूंगी। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे अभी छोड़ दो। बूढ़े आदमी ने सू चेन का हाथ उसके कपड़ों से हटाने की कोशिश शुरू कर दी। वह बहुत हैरान था। जब यह आदमी पहाड़ पर होता था तो क्या वह अक्सर उसे कबूलनामा करने के लिए उकसाता नहीं था? वह अब उसे जाने क्यों नहीं दे रहा था? बूढ़े साहब, आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मास्टर लुओ किंगजियान तो बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे। चलिए, किसी और मास्टर लुओ किंगजियान को ढूंढ लेते हैं। सू चेन ने सलाह दी, जो काफी दुविधा में थी। मास्टर लुओ किंगजियान पूरी तरह से जू हाओ के वश में आ चुके थे। वह मास्टर के कबूलनामे से बिल्कुल भी सहमत नहीं होगी। क्या ऐसा करने से वह खुद को ही अपमानित नहीं करेगा? बिना सोचे समझे जल्दबाजी करने से जू हाओ का ध्यान भी आकर्षित हो जाएगा। कौन जाने वह उनसे कैसे निपटेगा। अगर उसने उन्हें खत्म करने का फैसला किया तो उनका काम तमाम हो जाएगा। आखिरकार मास्टर अभी तक जहर के असर से उबर नहीं पाए थे। सामान्य तौर पर उचित उपचार मिलने पर वह ठीक हो जाता, लेकिन उसे गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां सिल्वर नीडल ट्रीटमेंट नहीं था और उसे 1 महीने तक यातनाएं दी गईं। उनकी चोटें और भी गंभीर थीं। क्या ये सीधे सीधे मौत की ओर भागना नहीं था? तुम मुझे अभी भी क्यों पकड़े हुए हो? बूढ़ा आदमी अधीर हो गया और गुस्से से बोला। सू चेन को बोलना नहीं आता था। उसे चुप देखकर बूढ़ा आदमी क्रोधित हो गया और ठंडे स्वर में चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, वरना संप्रदाय से निकाले जाने के लिए मुझे दोष मत देना। बूढ़े व्यक्ति को गंभीर देखकर सू चेन के पास कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बुजुर्ग, पहले अपनी ऊर्जा अवलोकन तकनीक का उपयोग करके मास्टर लुओ किंगजियान की स्थिति की जांच करें। भले ही इसका मतलब बूढ़े आदमी को चोट पहुंचाना हो, उसे रोकना ही था। खुद को अपमानित करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे डर था कि जल्दबाजी में आगे बढ़ने से जू हाओ कार्रवाई करने के लिए उकसाया जा सकता है। यह मौत को गले लगाने से कम नहीं होगा। तुमने क्या कहा? छोटी बहन बीमार है। बूढ़ा आदमी चौंक गया और जल्दी से मुड़कर लुओ किंगजियान की ओर देखने लगा। वह बीमार नहीं है, बल्कि पहले से भी ज्यादा दमक रही है। परी की पहले की अलग थलग और अलौकिक उपस्थिति की तुलना में अब उसमें मानवीय गर्मजोशी का स्पर्श है और वह पहले से कहीं अधिक सुंदर है। सू चेन अवाक रह गई। क्या आपको यकीन है कि यह मानवीय स्नेह है या किसी विवाहित महिला का आभास? क्या? बूढ़े व्यक्ति को गुस्सा आ गया। उनकी छोटी बहन का व्यक्तित्व विलक्षण और एकांत प्रिय था और वह कभी भी विपरीत लिंग के लोगों से बातचीत नहीं करती थी। उसे विवाहित महिला होने का आभास कहां से मिलेगा? एक शिष्य अपने गुरु की प्रिय महिला के बारे में इस तरह कैसे बोल सकता है? वह मात्र एक विद्रोही शिष्य था।
हालांकि जैसे ही वह अपनी निगाहें हटाकर सू चेन को डांटने ही वाला था, उसने लुओ किंगजियान की भौहों के बीच उस आभा की झलक देखी। बूढ़ा आदमी ऐसे जम गया मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। वह वहीं जड़वत खड़ा रह गया, सदमे से उसका चेहरा भावहीन हो गया था। ये पुष्टि करने के लिए कि क्या उसने गलत देखा था, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल रही थीं। इसकी पुष्टि हो गई, छोटी बहन सचमुच शादीशुदा महिला बन चुकी थी, और यह ज्यादा समय पहले की बात नहीं है। बूढ़े व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे उसका दिल एक गहरी घाटी की गहराई में डूब गया हो। उसे पूरे शरीर में ठंड लग रही थी। वह हमेशा से इतना स्वाभिमानी रहा था कि कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता था। अंततः उसे होश आ गया और उसने छोटी बहन के सामने कबूल करने का फैसला किया। लेकिन बाद में पता चला कि छोटी बहन पहले ही किसी और पुरुष की प्रेमिका बन चुकी थी। इससे जीवन की अनिश्चितता का सही मायने में स्पष्ट उदाहरण मिलता है। अब बूढ़े व्यक्ति को बहुत पछतावा हो रहा था। उसका दिल असहनीय दर्द से तड़प रहा था, मानो उसकी आंतें फट रही हों। अभी कुछ ही समय पहले छोटी बहन किसी और पुरुष की प्रेमिका बन गई थी। अगर उसने पहले ही कबूल करने का फैसला कर लिया होता, तो क्या वह इस तरह की घटना को होने से रोक सकता था? आखिरकार बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़े आदमी का दिल खून से लथपथ था। कौन था? कौन सी अभिशापित आत्मा? क्या उसने अपनी छोटी बहन को चुरा लिया? उस बूढ़े व्यक्ति की आभा अस्थिर थी और उसकी हत्या करने की इच्छा प्रबल हो गई थी। उसकी आंखें बेहद डरावनी थीं, मानो वह किसी को खा जाना चाहता हो। बूढ़े आदमी, कृपया शांत हो जाए, आवेग में आकर कोई काम मत कीजिए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। सू चेन ने बूढ़े आदमी की पीठ थपथपाकर उसे दिलासा दिया। क्रोध शरीर को नुकसान पहुंचाता है और बूढ़े व्यक्ति के जहर का असर अभी तक ठीक नहीं हुआ था। अगर वह गुस्से के कारण गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो ये बुरा होगा। शांत हो जाएं। बूढ़ा व्यक्ति क्रोध से कांप उठा। छोटी बहन निर्दोष है, उसे धोखा दिया गया होगा। मैं, उसका बड़ा भाई होने के नाते, कैसे शांत रह सकता हूँ? कृपया फूल दें। उसने देखा कि लुओ किंगजियान और जू हाओ बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि यह वही आदमी है। उन्हें याद आया कि उनके शिष्य ने कहा था कि जू हाओ, मास्टर लुओ किंगजियान के पूरे वंश को मिटाना चाहता था। उनकी छोटी बहन भी उनमें शामिल थी। बूढ़ा आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सू चेन को दूर फेंक दिया। उसका चेहरा गंभीर था और वह जू हाओ और लुओ किंगजियान की ओर बढ़ गया। सू चेन चौंक गई। वह बूढ़े आदमी को रोक नहीं सका। वह केवल तेजी से उनका पीछा कर सकता था। वह बूढ़े व्यक्ति को मौत को गले लगाते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था। छोटी बहन, जू हाओ और लुओ किंगजियान के प्राइवेट रेस्टोरेंट में प्रवेश करने से पहले बूढ़ा आदमी झटपट आगे आया और उनका रास्ता रोक दिया, अपने सामने खड़ी खूबसूरत सफेद चांदनी में नहाई हुई छोटी बहन को देखते हुए, और फिर यह सोचकर कि वह पहले ही किसी और पुरुष की पत्नी बन चुकी है। बूढ़े आदमी के दिल में इतना दर्द था कि वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। तुम हो? लुओ किंगजियान ने अचानक दौड़कर आए दो लोगों को देखकर भौहें चढ़ाईं। उसने पहले ही उन्हें छुपकर कुछ करते हुए देखा था और उसे बुरा लगा था, इसलिए उसने ठंडे लहजे में पूछा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उसने पहली नजर में उसे नहीं पहचाना। बुजुर्ग व्यक्ति वर्षों में बहुत बदल गया था। जब उन्होंने स्वर्गीय औषधि संप्रदाय छोड़ा, तब भी वे कुछ हद तक सुंदर और आकर्षक थे। उसके बाद से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। हम कभी कभार ही पत्रों का आदान प्रदान करते थे। बूढ़ा आदमी एकदम सख्त हो गया। उसने एक नजर में ही छोटी बहन को पहचान लिया। हालांकि छोटी बहन ने उसे पहचाना नहीं। उसके होंठ थोड़े हिले, लेकिन बूढ़े आदमी ने फिर भी कुछ उत्तेजना के साथ कहा, मैं हूँ सूली, उद्धरण चिन्ह, बड़े भाई। तब लुओ किंगजियान को याद आया और उसने क्षमा मांगते हुए कहा, माफ कीजिए सीनियर ब्रदर, मैंने अभी आपको पहचाना नहीं। ये कुछ भी नहीं है। बूढ़े आदमी ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। हम दशकों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। लुओ किंगजियान ने थोड़ा सिर हिलाया। पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। छोटी बहन सही कह रही है, लेकिन मैं बदल गई हूँ। छोटी बहन आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी पहले थी। जो भी उसे देखता है, वह मोहित हो जाता है। बोलने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने सूक्ष्मता से लुओ किंगजियान की ओर देखा। लुओ किंगजियान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया। बूढ़ा आदमी निराश हो गया। जैसा कि उम्मीद थी, वह हमेशा की तरह शांत और तटस्थ थी। इससे उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। छोटी बहन को जू हाओ ने धोखा दिया था। अन्यथा छोटी बहन के व्यवहार को देखते हुए वह किसी पुरुष के साथ कैसे रह सकती है?
कुछ शिष्टाचार की बातें करने के बाद बूढ़ा आदमी एक सवाल पूछने ही वाला था। तभी सू चेन वहां से गुजरी और आवाज लगाए, हेलो मास्टर लुओ क्विंगजियान। लुओ क्विंगजियान स्तब्ध रह गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने पुष्टि की कि वह उसे फोन कर रहा था। वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सकी। मैं आपका गुरु लुओ क्विंगजियान कब बना? बूढ़े व्यक्ति ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। छोटी बहन, मुझे माफ करना, यह मेरा शिष्य है। जब वह गैर जिम्मेदार होता है तो अक्सर बकवास करता है, बूढ़े व्यक्ति ने समझाया। फिर उसने सू चेन को फटकार लगाई, अगर तुमने दोबारा बकवास की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। सू चेन दरअसल मास्टर लुओ क्विंगजियान की इस राय को परखना चाहता था। क्या उसके मन में मास्टर के लिए कोई भावनाएं थीं? अगर ऐसा नहीं हुआ तो मालिक जा सकता है। अगर वह ज्यादा देर तक रुकता तो जू हाओ को भड़काने से बचने के लिए। इस जवाब को लेकर बूढ़ा आदमी भी काफी चिंतित था। सू चेन को डांटते समय भी उसकी नजरें लगातार लुओ क्विंगजियान के चेहरे पर टिकी हुई थीं। वह फिर से निराश हो गया। लुओ क्विंगजियान ने जरा सी भी शर्म नहीं दिखाई। वह हमेशा की तरह शांत और संयमित थी। तुम्हारे गुरु और मैं सिर्फ बड़े भाई और छोटी बहन हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगली बार बकवास मत करना, लुओ क्विंगजियान ने ठंडे स्वर में कहा। फिर अनजाने में जू हाओ की ओर देखा। जू हाओ के साथ इतना समय बिताने के बाद उसे ऐसा महसूस होता था कि वे एक विवाहित जोड़ा हैं, लेकिन वह इसका कारण नहीं बता सकी। बूढ़ा आदमी लगातार लुओ क्विंगजियान को देख रहा था। उसे जू हाओ की ओर देखते देख उसका चेहरा बर्तन की तली की तरह काला पड़ गया। सू चेन ने स्थिति को बिगड़ते हुए देखा और उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़े व्यक्ति ने पीड़ा भरे भाव से कहा, छोटी बहन, तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो और खुद को भी उसके हवाले कर सकती हो? वह वास्तव में एक धूर्त खलनायक है। उसने तुम्हें धोखा दिया है। जू हाओ की मुस्कान में कोई बदलाव नहीं आया। कलह बोना, क्या उन्हें सचमुच लगा कि इस दौरान उन्होंने जो सद्भावना अर्जित की थी वह व्यर्थ थी? जू हाओ बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वह शांतिपूर्वक शो देखने की तैयारी करने लगा। निश्चित ही उसकी बातें सुनकर लुओ क्विंगजियान तुरंत ही नाराज हो गई। हालांकि उसे यह समझ नहीं आया कि बड़े भाई का खुद को उसे सौंप देने का क्या मतलब था, लेकिन वह बड़े भाई की जू हाओ के प्रति शत्रुता को महसूस कर सकती थी। जू हाओ किस तरह का व्यक्ति था? एक महान व्यक्ति जो उसे तियानई 9 नीडल्स और उससे भी अधिक शक्तिशाली सुई तकनीकों को सिखाने के लिए तैयार था। उन्होंने 2 शिष्यों को शिक्षा दी और पारंपरिक चीनी चिकित्सा को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई, और वह उसका बड़ा भाई भी था। लुओ क्विंगजियान किसी को भी अपने ऊपर झूठे आरोप लगाने नहीं दे सकती थी, और उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं उनका परिचय कराना भूल गया था। ये हैं जू हाओ, मेरे बड़े भाई। बूढ़ा आदमी और सू चेन हक्का बक्का रह गए। क्या स्वर्गीय औषधि संप्रदाय में केवल 2 ही लोग नहीं थे? एकमात्र वरिष्ठ भाई बूढ़ा व्यक्ति था। अब एक और वरिष्ठ भाई प्रकट हुए। बूढ़ा व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाया। उसका इरादा अपनी पहचान का इस्तेमाल करके जूनियर सिस्टर को जू हाओ को छोड़ने के लिए राजी करना था, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि उनकी पहचान अनोखी नहीं थी। उसके जैसा ही एक और व्यक्ति था। उसे अचानक एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। वह समझ, यह जू हाओ द्वारा छोटी बहन को धोखा देने का तरीका था। उसने किसी तरीके का इस्तेमाल करके लुओ क्विंगजियान का वरिष्ठ भाई बन गया था। फिर इस पहचान का उपयोग करके वह धीरे धीरे छोटी बहन का दिल जीत लेगा। कितनी गहरी धूर्तता है। घृणित का अर्थ क्या है? 241 आकाश को उल्टना, भावनाओं से खेलना, गिरना, यांगची को सोखना। बूढ़ा आदमी एक जगह स्थिर नहीं बैठ पा रहा था। उसे जू हाओ के घिनौने असली रंग को उजागर करना ही था। वह छोटी बहन को अब और धोखा खाने नहीं दे सकता था। छोटी बहन, उसने तुम्हें धोखा दिया है। वह तुम्हारा बड़ा भाई कैसे हो सकता है? मैं ही तुम्हारा इकलौता बड़ा भाई हूँ। लुओ क्विंगजियान ने नाराजगी दिखाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सीनियर ब्रदर किस बारे में बात कर रहा है। वह और जू हाओ आपसी सहमति से बड़े भाई और छोटी बहन थे, और उसने उसे तियानई की 9 सुइयां सिखाई थीं। इसमें धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश ही कैसे हो सकती है? भाई जू का स्वर्गीय औषधि संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। हमने चिकित्सा कौशल के आदान प्रदान के उद्देश्य से एक दूसरे को वरिष्ठ भाई और कनिष्ठ बहन के रूप में स्वीकार किया है। जब उन्होंने चिकित्सा कौशल के आदान प्रदान की बात की, लुओ क्विंगजियान के हमेशा शांत रहने वाले चेहरे के भाव में आखिरकार बदलाव आ गया। उसके खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। ये गुस्सा नहीं था, न ही शर्म, यह असहजता थी। जू हाओ की चिकित्सा क्षमता उससे कहीं अधिक थी।
चिकित्सा कौशल का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ, केवल जू हाउ द्वारा उसे एक तरफा शिक्षा दी गई। लुओ किंगजियान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हालांकि सू चेन और उसके गुरु ऐसा नहीं सोचते थे। जब उसने जू हाउ का नाम लिया तो उसका चेहरा लाल हो गया। उन्हें तुरंत शर्मिंदगी का ख्याल आया। सू चेन स्तब्ध रह गया। एक अद्वितीय परी शर्मा रही थी, उसकी सुंदरता बेमिसाल थी, वह बेहद खूबसूरत थी। लेकिन जैसे ही उसने उस खूबसूरत मास्टर लुओ किंगजियान के बारे में सोचा, जो पहले से ही जू हाउ के प्यार में पूरी तरह से डूबी हुई थी और यहाँ तक कि उसके कारण शर्मा भी रही थी, सू चेन को अपने दिल में बेचैनी का एक झटका महसूस हुआ। उसने चुपके से अपने गुरु की ओर देखा। वह पहले से ही बहुत असहज महसूस कर रहा था। उस गुरु का मूड कैसा था, जिसने हमेशा से ही मास्टर लुओ किंगजियान को अपना अछूत क्रश माना था। उसने देखा कि बूढ़े आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से खाली हो गया। लुओ किंगजियान के अचानक चेहरे पर आई लाली देखकर वह दंग रह गया। अतीत को याद करते हुए इस छोटी बहन का व्यक्तित्व हमेशा से जल के समान शांत रहा था। उसने अपने मन और शरीर को प्रशिक्षित किया और किसी भी परिस्थिति में शांत रहने लगी। वह हमेशा शांत और संयमित रहती थी, उसे पहले कभी शर्माते हुए नहीं देखा गया था। लेकिन अब वह जू हाउ की वजह से शर्मा रही थी। बूढ़े आदमी का दिल इतना दुख रहा था कि मानो उसका दम घुट रहा हो। धीरे धीरे खुद को संभालते हुए वह क्रोध से भर उठा और जू हाउ की ओर इशारा करते हुए गुस्से से बोला, वह तो बस एक व्यापारी है, उसे चिकित्सा का क्या ज्ञान है। मुझे लगता है कि वह जानबूझकर बुरे इरादों से तुम्हारे पास आ रहा है, छोटी बहन। ये सुनकर सू चेन चिंतित हो गया। उस बूढ़े आदमी ने ऐसी बातें क्यों कहीं? क्या उसने बूढ़े आदमी को जू हाउ द्वारा दोनों छोटी बहनों को पढ़ाने के बारे में नहीं बताया था? बूढ़े आदमी ने वास्तव में उसे यह कहते हुए सुना था, छोटी बहन की 2 शिष्याओं को शिक्षा देना। उन्होंने आधे महीने के भीतर सुई से काम करने की 2 शक्तिशाली तकनीकें सिखाईं। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दशकों से चिकित्सा कौशल के क्षेत्र में पूरी तरह से समर्पित थे। उन्हें चिकित्सा कौशल की बहुत अच्छी समझ थी। इसके अलावा उसने सू चेन की तरह इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए यह उसके लिए उतना चौंकाने वाला नहीं था। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि जू हाउ के पास चिकित्सा कौशल है। अगर उसने ऐसा किया भी होता तो भी वह इतना अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता था। इसके अलावा घोस्ट गेट 13 नीडल्स का जिक्र करना भी जरूरी है, जो लंबे समय से गुम हो चुकी थी। यहाँ तक कि उनके हेवनली मेडिसिन सेक्ट की तियानई 9 नीडल्स भी अविश्वसनीय रूप से गहन थीं। उन्होंने संप्रदाय के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया था, यहाँ तक कि स्वर्गीय औषधि संप्रदाय के सबसे प्रतिभाशाली क्रमिक गुरु भी। तियानई 9 नीडल्स सीखने में लगभग 1 साल लग जाएगा। दूसरों को सिखाना तो और भी कठिन था। आधे महीने में ही इसे पढ़ाना। वह सीधे स्वर्ग क्यों नहीं चला जाता? सामान्य ज्ञान के अनुसार ये वास्तव में असंभव था, लेकिन जू हाउ के पास एक चाल थी। ईश्वरीय स्तर की चिकित्सा कुशलता, सावधानीपूर्वक नियंत्रण और ज्ञानवर्धन करने वाली मिठाइयाँ। तभी उन्होंने ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम हासिल किए। इसके अलावा सू चेन ने बताया कि उसने जू हाउ को किसी का इलाज करते हुए नहीं देखा था। बूढ़े आदमी को तो इस पर और भी कम विश्वास था। वह जानता था कि जू हाउ जहर देने में माहिर था। वह यह मानना ज्यादा पसंद करेगा कि जू हाउ ने मरीजों को पहले ही जहर दे दिया था और फिर उन्होंने जूनियर सिस्टर की शिष्याओं के इलाज के दौरान चुपके से मरीजों को ठीक कर दिया। इस प्रकार भ्रम पैदा किया गया कि दोनों शिष्यों ने रोगियों को ठीक कर दिया था। लुओ किंगजियान की भौहें और भी गहरी सिकुड़ती गईं। भाई सू को भाई जू से बहुत दुश्मनी है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वह जू हाउ को बदनाम नहीं होने दे सकती थी। लुओ किंगजियान ने ठंडे स्वर में कहा, भाई जू की चिकित्सा कुशलता बहुत ही शक्तिशाली है, मैं उनसे कहीं कमतर हूँ। पिछले 1 महीने में भाई जू ने मुझे तियानई 9 नीडल्स और घोस्ट गेट 13 नीडल्स सिखाई हैं। वह अब मुझे और भी अधिक दुर्जयफुशी दिव्य सुई सिखा रहे हैं। भाई सू, आप स्थिति से अवगत नहीं हैं, इसलिए कृपया लापरवाही से बात न करें। यदि तुम भाई जू की निंदा करना जारी रखोगे तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। इस समय डूबते सूरज की हल्की रोशनी उन पर पड़ रही थी, जो कुछ हद तक गर्म महसूस हो रही थी। हालांकि बूढ़े व्यक्ति को इससे जरा भी गर्माहट महसूस नहीं हुई। उसे अपने दिल में एक असहनीय ठंडक का एहसास हुआ। बूढ़े व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल उसकी नसों से जुड़ा हुआ है और दर्द से धड़क रहा है। छोटी बहन, क्या तुम सचमुच उसके लिए हमारे सहपाठी शिष्य के बंधन को नजरअंदाज करने जा रही हो? उसने टूटे हुए दिल के भाव से लुओ किंगजियान की ओर देखा।
लुओ क्विंगजियान ने सवाल किया। मुझे समझ नहीं आता कि भाई सू को भाई जू के प्रति इतनी गहरी दुश्मनी क्यों है। इस बार बूढ़े आदमी के कुछ बोलने से पहले ही जू हाओ ने अपनी बात रखी। छोटी बहन, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें पसंद करता है और मुझे तुम्हारे साथ देखकर मुझे तुमसे दूर भगाना चाहता है। जू हाओ के चेहरे पर शरारती व्यंग्य का भाव साफ झलक रहा था। उन्होंने गुरु और शिष्य की जोड़ी के लिए आधे मजाक के लहजे में सच कहा। लुओ किंगजियान चौंक गई। उसने बूढ़े आदमी की ओर आश्चर्य से देखा। शर्मिंदगी और गुस्से से बूढ़े आदमी का चेहरा लाल हो गया। अपनी छोटी बहन के सामने कबूलनामा करने का साहस जुटाना उसके लिए एक अलग बात थी, लेकिन जू हाओ द्वारा सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया जाना एक बिल्कुल अलग मामला था। जब सू चेन ने देखा कि जू हाओ तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपने गुरु को इस तरह धमका रहा है, तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। उसकी निगाहें जू हाओ पर टिकी हुई थीं। हत्या करने की मंशा में तीव्र उछाल आया। डिंग! सू चेन चिढ़ गया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 963। जू हाओ, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करो। मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ रही हूँ। मैं। बूढ़ा आदमी अब भी बोलना चाहता था, लेकिन जू हाओ ने पहले ही उसे टोक दिया। क्या तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है, इसलिए तुम शर्म से क्रोधित हो, है ना? मुझे सच में समझ नहीं आता कि कुछ लोगों में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है। वे खुद को आईने में देखे बिना ही मेरी छोटी बहन से ईर्ष्या करने लगते हैं। तू बूढ़े व्यक्ति ने हौंकते हुए जू हाओ की ओर इशारा किया। उसने कभी इतना निर्लज्ज व्यक्ति नहीं देखा था। ये स्पष्ट रूप से जू हाओ ही था जिसने अपनी छोटी बहन को धोखा दिया और फिर उसका फायदा उठाया। लेकिन वह बात को घुमा फिरा कर कह रहा था कि बूढ़ा आदमी अपनी छोटी बहन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। दोषारोपण का यह उलटफेर अविश्वसनीय रूप से सहज था। श्वास लें, श्वास छोड़ें। कुछ गहरी सांसें लेते हुए बूढ़े व्यक्ति ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। जू हाओ, मुझे तुम्हारे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से डर नहीं लगता। हम दोनों जानते हैं कि तुम किस तरह के इंसान हो। शाओ चेन, तुम उसे बताओ, जू हाओ का असली कुरूप चेहरा क्या है? सू चेन तुरंत आगे बढ़ गया। मास्टर लुओ किंगजियान, मैं आपको बताता हूँ कि आपके बगल में बैठा ये जू हाओ कितना भ्रष्ट है। उसे नीच और बदमाश कहना उन शब्दों का अपमान करने जैसा होगा। पहाड़ से नीचे आए हुए मुझे अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं। सबसे पहले मैंने मास्टर द्वारा दिए गए विवाह अनुबंध को लेकर अपनी मंगेतर गुस फार्मास्यूटिकल ग्रुप की अध्यक्ष गुनिन को ढूंढना शुरू किया। जब मैंने उसे देखा तो वह पहले से ही गर्भवती थी और बच्चा जू हाओ का था। मेरे अवलोकन के आधार पर जब गुनिन का सामना जू हाओ से हुआ तो उसकी आंखों में भय और दहशत दिखाई दी, फिर भी उसे आज्ञा माननी पड़ी। ये निश्चित रूप से जू हाओ के छल के कारण था। और गुरु लुओ किंगजियान, आपकी दूसरी शिष्या लियू ईरान। उस समय मैं जू हाओ को सबक सिखाने ही वाली थी, लेकिन छोटी बहन लियू आई और मुझे खींचकर ले गई। मैंने उन्हें अपनी आंखों से चुंबन करते देखा। थाने ले जाने के बाद मैंने छोटी बहन लियू को गलती से कुछ गलत कहते हुए सुना। उसने जू हाओ को पापा कह दिया और जूनियर सिस्टर फैंग जिक्सुआन को जू हाओ ने पढ़ाने के बहाने धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लिया। शेनोंग हॉल में काम करने के दौरान जू हाओ अक्सर जूनियर सिस्टर फैंग को तंग करने के लिए आता था। इतना ही नहीं, जू हाओ के पास कई महिलाएं हैं, लगभग हर दिन एक अलग महिला। कभी कभी तो वह एक साथ कई महिलाओं के साथ संबंध बनाता था, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता था। मेरा एक भाई है जिसका नाम लुओ यान है। जू हाओ ने न केवल अपनी पसंद की महिला को अपने साथ ले लिया, बल्कि उसकी छोटी चाची को भी अपने कब्जे में कर लिया। वह अपनी छोटी चाची की बेटी यानी 12 वर्षीय झाओ लिंगर पर भी हाथ उठाना चाहता था। पिछली बार उसने झाओ लिंगर का इस्तेमाल करके लुओ यान को मुझसे निपटने के लिए धमकाया था। उसने लुओ यान को मेरी पीठ में छुरा घोंपने की धमकी भी दी थी। आज तक मेरा भाई लापता है, संभवतः वह उसके घातक हाथों का शिकार हो गया है। सू चेन ने जू हाओ के बुरे कामों का एक एक करके ब्यौरा दिया। हर शब्द बोलते समय वह अपने दांत पीसता था। वह चाहता था कि काश वह उसे 1000 टुकड़ों में फाड़ देता। नरक खाली है, शैतान यही है। यह जू हाओ का एकदम सटीक वर्णन था। अगर जू हाओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कौन जाने कितने निर्दोष लोग उसके हाथों पीड़ित हो जाते। लुओ क्विंगजियान ने सुना, स्तब्ध रह गया। क्या वह व्यक्ति जिसके बारे में उसके बड़े भाई का शिष्य बात कर रहा था, वही बड़ा भाई जू था जिसे वह जानती थी? सू चेन के अनुसार उनके शब्दों में जू हाओ वास्तव में भ्रष्ट और घोर दुष्ट था। लेकिन वह जिस जू हाओ को जानती थी, वह स्पष्ट रूप से सभ्य, धर्मी और दूसरों की मदद करने के लिए इच्छुक था।
वह सु चेन के वर्णन में वर्णित व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न था। ये देखकर कि लुओ किंगजियान वास्तव में सोच रही थी और उसने तुरंत उसका पक्ष नहीं लिया। जू हाओ को लगा कि अब कुछ कहने का समय आ गया है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। उसने ताली बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए बात की। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। आप दोनों, गुरु और शिष्य, पूर्ण सामंजस्य में हैं। आपस में संवाद न करना व्यर्थ है। सु चेन, तुम मेरी मौत तक मेरी बदनामी करना बंद नहीं करोगे। आपकी बदनामी? मैं तो सच बोल रहा हूँ। सु चेन को विश्वास नहीं हो रहा था। जू हाओ में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वह ऐसी बात कह दे। आप जो कह रहे हैं उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि आप ये सब मनगढ़ंत बातें कहाँ से ला रहे हैं। मुझे पता है कि आपको अपनी छोटी बहनों में दिलचस्पी है। क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे उनके साथ अच्छे संबंध हैं? क्या आपको मुझे बदनाम करना ही पड़ेगा? क्या मुझे कहना चाहिए कि आप सचमुच गुरु और शिष्य हैं, एक ही सांचे से बने हैं? इतना कहने के बाद जू हाओ ने लुओ किंगजियान की ओर मुड़कर देखा। सु चेन और उसके गुरु के गुस्से भरे भावों को अनदेखा करते हुए, छोटी बहन, उनके बहकावे में मत आना। मैं किस तरह की इंसान हूँ, ये बात तुम्हें अपने दिल से पता होनी चाहिए। जब यह व्यक्ति पहली बार शेननोंग हॉल आया था तब जिक्सुआन एक कठिन परिस्थिति में थी और मैं उसे तियानई 9 नीडल्स सिखा रही थी। तुम मेरी शिक्षण पद्धति से वाकिफ हो। सु चेन द्वारा जासूसी किए जाने के बाद उसने हर दिन अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। मेरे बारे में तरह तरह की बुरी बातें कह रहे हैं। मैं आपको ये बात पहली बार बता रही हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस दौरान वह जिक्सुआन और किंगजू के सामने मेरे बारे में हर दिन कितनी बातें करता था। उद्धरण चिन्ह। जिक्सुआन जैसा शांत स्वभाव वाला व्यक्ति भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे भगा दिया। जू हाओ के चेहरे पर वसंत जैसी मुस्कान देखकर लुओ किंगजियान को शर्मिंदगी का एक तीव्र एहसास हुआ। वह सोच रही थी कि जू हाओ ने उसके प्रति कितना अच्छा व्यवहार किया था, उसे मुफ्त में इतनी अद्भुत चिकित्सा कौशल सिखाई थी। फिर भी उसे उस पर इतना भी भरोसा नहीं था। यह उसकी ओर से वाकई गलत था और उसे ये भी विश्वास था कि जू हाओ उससे झूठ नहीं बोलेगा। सु चेन ने इससे पहले एक शिष्य का इस्तेमाल करके जू हाओ को बदनाम किया था। अगर वह वापस जाकर जांच करती तो वह आसानी से इसकी पुष्टि कर सकती थी। लुओ किंगजियान की आंखें दृढ़ हो गईं। अचानक उसके मन में बिजली की एक चमक कौंध गई। उसकी ठंडी निगाहें सु चेन पर पड़ीं। आपने अभी कहा कि सीनियर ब्रदर जू के आसपास कई महिलाएं हैं और वे हर दिन साथ रहती हैं। उसने ये सवाल इसलिए पूछा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे उसके बयान में एक खामी नजर आ गई थी। सु चेन के अनुसार प्रतिदिन महिलाओं के साथ रहना, यहाँ तक कि हुआ स्ट्रेंथ या डांस स्ट्रेंथ जैसी शारीरिक क्षमता वाले लोग भी इसे संभाल नहीं सकते थे। यांगची के समाप्त हो जाने और बेहोश हो जाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, कम से कम यांगची तो काफी कम हो जाएगी। लेकिन जू हाओ का क्या? उसकी यांगची अत्यधिक थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्याओं को हल करने में मदद की थी और इस बारे में वह बेहद स्पष्ट थी। ये स्पष्ट था कि वह लंबे समय से अपनी भावनाओं को दबा रहा था। वह निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे जो हर दिन महिलाओं के साथ रहते हों। लुओ किंगजियान की तर्क वितर्क की शैली सही थी। दुर्भाग्य से उसे यह नहीं पता था कि जू हाओ के पास किडनी को धोखा देने की विशेष क्षमता थी। वह अपनी इच्छा की तीव्रता को स्वयं नियंत्रित कर सकता था। लुओ किंगजियान का सवाल सुनकर सु चेन को लगा कि मास्टर लुओ किंगजियान उन पर विश्वास करते हैं। उसने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसे डर था कि वह उस पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए उसने कसम खाने के लिए अपना हाथ भी उठा लिया। मैं कसम खाता हूँ, जू हाओ के पास सचमुच कई पत्नियां हैं और वे हर दिन साथ रहती हैं। मैंने उसे कई बार घर में महिलाओं को लाते हुए भी देखा है। एक बार जब मैं अपनी मंगेतर गुनिंग के घर गया था तो मैंने उसे उसकी 2 सहेलियों के साथ देखा था। सु चेन द्वारा बोले गए प्रत्येक वाक्य के साथ लुओ किंगजियान के चेहरे पर 1 डिग्री का ठंडापन आ गया। जब तक उसने बोलना समाप्त किया, उसका लहजा ठंडा और निर्मम हो चुका था। सु चेन के कथनों में सबसे बड़ी खामी यही बड़ा बयान था। उसे पूरा यकीन था कि जू हाओ की आंग ऊर्जा अत्यधिक थी। ये कथन असत्य था और सु चेन को इतने विश्वास के साथ झूठा बयान देते हुए देखकर ये दिखाने के लिए काफी था कि उसने जो कुछ कहा था उसमें से अधिकांश संभवतः झूठा था। इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं थी। लुओ किंगजियान की आंखें ठंडी थीं और उसका लहजा उदासीन था। भाई सु की खातिर मैं तुम्हारे जैसे जूनियर से कोई मतलब नहीं रखूंगा। दफा हो जाओ और मुझे दोबारा कभी मत देखना। सु ली।
सु चेन, गुरु और शिष्य दोनों ही अचंभित रह गए। अभी अभी तो ऐसा लग रहा था कि लुओ किंगजियान उनकी बातों में आ ही जाएगी। उसने अचानक उनका साथ क्यों छोड़ दिया और जू हाओ का पक्ष क्यों ले लिया? क्या सु चेन ने जिन चीजों के बारे में कसम खाई थी वे यही थीं? ... गलत। जू हाओ उस तरह का नीच इंसान था, एक कलंक। लुओ किंगजियान ने अभी भी जू हाओ का पक्ष क्यों लिया? वे सचमुच समझ नहीं पाए। मास्टर लुओ किंगजियान, हालांकि मुझे यह नहीं पता कि आप जू हाओ के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा है वह सच है। कुछ देर रुकने के बाद सु चेन ने बोलना जारी रखा। मैं अब भी मास्टर लुओ किंगजियान को सलाह देना चाहता हूं। जू हाओ सतह पर ईमानदार और नेक दिखता है, लेकिन गुप्त रूप से वह कपटी और धूर्त है। मेरे गुरु को उसने जहर दिया, फिर 1 महीने तक कैद में रखा और यातनाएं दी, और उनके घाव अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। लुओ किंगजियान ने स्वाभाविक रूप से देखा कि बूढ़े व्यक्ति को जहर दिया गया था। जू हाओ के चेहरे पर हैरानी का भाव छा गया। जू हाओ ने धीरे से हंसते हुए कहा, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आप दोनों गुरु और शिष्य वास्तव में कुशल हैं, केवल आधा सच बोलकर जानबूझकर गलतफहमियां पैदा करते हैं। आपने तो सिर्फ इतना कहा कि मैंने आपके गुरु को जहर दिया, आप ये क्यों नहीं बताते कि मैंने उन्हें जहर क्यों दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि जब एक हुआजिन शिखर और एक दानजिंग मध्य चरण का योद्धा मुझे, एक हुआजिन को, मारने आए, तो मैं बिना हिले डुले या विरोध किए बस वहीं खड़ा रहूं और तुम्हें मुझे मारने दूं? क्या ये सही है? क्या? लुओ किंगजियान के चेहरे के भाव बदल गए। उसने चिंता भरी नजरों से जू हाओ को देखा। बड़े भाई, आप ठीक हैं? उन्होंने आपको मारने की कोशिश क्यों की? छोटी बहन, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जू हाओ ने उसे आश्वस्त भरी नजर से देखा और फिर कहा, अगर मैंने पहले से कुछ तुरुप के पत्ते तैयार न किए होते और चांदी की सुइयों पर जहरीला विष न लगाया होता, तो वे सचमुच सफल हो जाते। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हुआजिन बिल्कुल नहीं हो, बल्कि डैंजिंग मिड स्टेज हो, बिल्कुल मेरे गुरु की तरह। सु चेन इतना गुस्से में था कि उसके दांतों में खुजली होने लगी। उस दिन मैं और मेरे स्वामी पहले से ही जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपने शिकार करने पर जोर दिया। लुओ किंगजियान ने गुरु और शिष्य को उदासीनता से देखा। उन्होंने इस तथ्य का खंडन नहीं किया कि उन्होंने जू हाओ को मारने की कोशिश की थी। असल में, जब गुरु और शिष्य ने जू हाओ की निंदा की, तो उसने अपने साझा संप्रदाय के प्रति सम्मान के कारण कुछ नहीं कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे जू हाओ को जान से मारने की कोशिश करेंगे। ये हद से ज्यादा हो रहा था। अगर जू हाओ के पास खुद को बचाने का कोई तरीका न होता, ... क्या इससे वह अपने उस बड़े भाई को नहीं खो देती जो उसके प्रति अच्छा व्यवहार करता था? लुओ किंगजियान का दिल धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। उस बूढ़े व्यक्ति के लिए उनकी साझा संप्रदाय भावना का बहुत कम अंश ही बचा था। स्विश, जू हाओ ने अपनी हुआजिन आभा जारी की। असल में, मैं तुम्हारे साथ शब्दों को व्यर्थ करने की जहमत नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि छोटी बहन गलत समझे, इसलिए मैं तुम्हें दिखा दूंगी। अगर ये हुआजिन नहीं है, तो कौन है? मैं तुम्हें कैसे रोक सकता था? तुम दोनों मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। जू हाओ से हुआजिन की आभा महसूस हो रही है। लुओ किंगजियान ने जू हाओ पर पूरा विश्वास किया। सु चेन और उसके गुरु दोनों पागल हो गए थे। वे बेबस होकर देखते रहे जैसे ही जू हाओ ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, फिर भी वे उसे रोकने में असमर्थ थे। वे उसका खंडन करने के लिए शब्द ही नहीं ढूंढ पा रहे थे, क्योंकि जू हाओ का साधना स्तर वास्तव में हुआजिन था। ये पूरी तरह से गड़बड़ हो गया था। जू हाओ मूल रूप से एक महान दानव था और वे उसके शिकार थे। फिर भी, चरण दर चरण व्याख्या के माध्यम से ... जू हाओ इसका शिकार बन गया। इसके विपरीत, गुरु और शिष्य दोनों ही घोर दुष्ट बन गए। पूरी तरह से उलटफेर। ये किस तरह का न्याय है? 242 परी का पतन। एक दूसरे के विरुद्ध हो जाना। यांग ऊर्जा को सुझाने के लिए कड़ी मेहनत। गुरु और शिष्य को क्रोध से भरा देखकर भी वे अपनी कुंठा व्यक्त करने में असमर्थ थे। जू हाओ की आंखों में मुस्कान थी। इतना ही काफी नहीं था, उसने आग में घी डालने का फैसला किया। उसने मासूमियत भरी नाराजगी का दिखावा करते हुए कहा, तुम मुझे मारने आए थे, मैंने बस अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करके तुम्हें भगा दिया, मैंने तुम्हारी जान नहीं ली। जरा सोचो, जब तुम दोनों घायल हुए थे, अगर मैं और मेरा अंगरक्षक तुम्हारा पीछा करते, तो क्या तुम अभी भी जिंदा होते? अब तुम छोटी बहन के सामने बवाल खड़ा कर रहे हो। तुम्हारी हरकतें मुझे सचमुच घृणित लगती हैं। सु चेन और उसके गुरु क्रोधित हो गए। आपने हमारा पीछा नहीं किया, लेकिन क्या आप वाकई हमें जाने देंगे? बाहर निकली 2 चांदी की सुइयां सीधे उनके महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साध रही थीं।
उनका मकसद निश्चित रूप से उन्हें मारना था, विशेषकर सू चेन। अगर बूढ़े आदमी ने उसे बचाने के लिए खुद चोट न खाई होती तो वह तो अब तक मर चुका होता। फिर भी जू हाउ ने जो कहा वह त्रुटिहीन था। उस समय उनकी हालत को देखते हुए अगर जू हाउ और डैन स्ट्रेंथ के उस अंगरक्षक ने उनका पीछा किया होता तो गुरु और शिष्य की निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती। बेहद निराशाजनक, ये बहुत ही निराशाजनक था। उन्हें पता था कि जू हाउ सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इसे कैसे समझाएं। डिंग, सू चेन बेहद दुखी है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 999। डिंग, लुओ किंगजियन क्रोधित है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 55। जू हाउ की बातें सुनने के बाद, ये देखकर कि सू चेन और उसके गुरु ने खंडन नहीं किया, लुओ किंगजियन की आंखें अत्यंत ठंडी हो गईं। उन दोनों को देखते हुए उसकी आंखों में घृणा का भाव भर गया। साथ ही शिष्य के प्रति स्नेह का वह अंश इस क्षण पूरी तरह से मिट गया। वे बेशर्मी से सीनियर ब्रदर जू हाउ की बदनामी करने आए थे। उसने बहस करने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वे दोनों सहपाठी थे, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों इतने बेशर्म होंगे। एक छोटी सी बात के लिए वे वास्तव में जू हाउ को मारना चाहते थे। परिणाम स्वरूप वे न केवल उसे मारने में असफल रहे बल्कि जहर खाकर भागने में भी कामयाब रहे। अब वे फिर से उसके पास आए, शिकायत करने और दुख जताने का नाटक करते हुए। लुओ क्विंगजियान की नजर में ये गुरु शिष्य की जोड़ी स्पष्ट रूप से बेशर्म खलनायक बन चुकी थी। ये सोचकर कि उन्होंने जू हाउ के बारे में कितनी बुराई की थी, वह लगभग डगमगा गई थी। लुओ किंगजियान को अपराध बोध होना स्वाभाविक लगा। वापस लौटने के बाद उसने जू हाउ से माफी मांगने का फैसला किया और उसकी यांगची को और भी अधिक लगन से सुझाने में उसकी मदद करें। बूढ़े व्यक्ति की परिधीय दृष्टि लुओ किंगजियान पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में घृणा का भाव देखकर बूढ़ा आदमी तुरंत घबरा गया। उसने अपनी छोटी बहन के सामने अपने दिल की बात कबूल की और उसे नुकसान से बचाने के लिए उसने उसे उस कमीने जू हाउ से दूर रहने की सलाह दी। फिर भी उसे उससे चिढ़ महसूस हुई। बूढ़े आदमी ने तुरंत कहा, छोटी बहन, ऐसा नहीं है, उसकी बकवास पर ध्यान मत दो। पर्याप्त। बूढ़ा आदमी अपनी बात जारी रखना चाहता था, लेकिन लुओ किंगजियान ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और फिर कभी मेरे सामने मत आना। अगर तुमने भाई जू को दोबारा नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो कार्रवाई करने के लिए मुझे दोष मत देना। अपनी अलौकिक और दिव्य आभा के साथ, मानो किसी दिव्य अमर आत्मा की तरह, लुओ किंगजियान ने वास्तव में ऐसे शब्द कहे। इससे पता चलता है कि वह कितनी गुस्से में थी। मास्टर लुओ किंगजियान, जू हाउ की बातों से मूर्ख मत बनिए, असल में मास्टर ही। स्विश। सू चेन पर एक ठंडी निगाह पड़ी। जो शब्द उसके मुंह से निकलने ही वाले थे वे उसे वापस निकल गए, क्योंकि ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह उस पर केंद्रित हो गया था। अगर वह बोलना जारी रखता तो लुओ किंगजियान बिना किसी दया के उस पर प्रहार करता। लुओ किंगजियान का लहजा उदासीन था, जिसमें घृणा का भाव भी मिला हुआ था। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु लुओ किंगजियान नहीं हूँ। उस उपाधि को सुनकर ही मुझे मतली आने लगती है। अगर तुमने और कोई बकवास की तो मुझे तुम्हारे स्वामी की ओर से तुम्हें दंडित करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। दरार। वह बूढ़ा व्यक्ति जो सू चेन का गुरु था, जब लुओ किंगजियान ने कहा कि उसे मास्टर लुओ किंगजियान कहकर पुकारने से उसे उल्टी आने लगती है तो उसे घृणा महसूस हुई। उसका दिल चकनाचूर हो गया। बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? सहपाठी होने के नाते, स्वर्गीय औषधि संप्रदाय के भंग होने के बाद भी वे कभी दोबारा नहीं मिले। फिर भी वे पत्रों का आदान प्रदान करते रहे। सहपाठियों के रूप में अपने संबंध को बनाए रखना। अब उनका रिश्ता टूटने की कगार पर था, दुश्मनी में बदलने वाला था। ये सब जू हाउ की वजह से हुआ था। उसका थोड़ा मुरझाया हुआ हाथ अचानक मुट्ठी में कस गया, उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। हत्या करने का इरादा उमड़ पड़ा। ये देखकर लुओ किंगजियान आगे बढ़ी और जू हाउ के सामने खड़ी हो गई। उसने बूढ़े आदमी को ठंडी निगाहों से देखा। बूढ़े आदमी की सांस अटक गई। हत्या करने की तीव्र इच्छा ज्वार की तरह शांत हो गई। उसके चेहरे पर दिल टूटने का भाव साफ झलक रहा था। छोटी बहन वास्तव में जू हाउ के लिए उसके खिलाफ खड़ी हुई थी। उसके पहले प्यार ने उसका दिल पूरी तरह बदल दिया था। नहीं, छोटी बहन के दिल में उसके लिए कभी कोई जगह ही नहीं थी, तो फिर दिल बदलने की क्या बात? ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल किसी और का हो। बूढ़े व्यक्ति का दिल और भी ज्यादा टूट गया। माहौल तनावपूर्ण बना रहा। जू हाउ बाहर निकल गया। छोटी बहन, आपको इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है।
आखिरकार आप भी उसी संप्रदाय से हैं जिससे वह है, और अगर यह बात बाहर फैल गई तो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। अगर वे मुझे मारना चाहते हैं तो उन्हें आने दें। मैं बल का जवाब बल से दूंगा और किसी भी परिस्थिति के अनुकूल ढल जाऊंगा। देखो वह कितना दबंग था। अगर वे उससे निपटना चाहते थे तो उन्हें खुलेआम ऐसा करना चाहिए था। उन्होंने सभी चुनौतियों का स्वागत किया, गुरु और शिष्य के विपरीत, जो हर जगह लोगों की बुराई करते थे। ये निश्चित रूप से घृणित व्यवहार है। बिना तुलना के कोई नुकसान नहीं होता। जूहाओ उसके दृष्टिकोण पर विचार कर रही थी। लुओ किंगजियान को अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और कहा, क्योंकि हम सहशिष्य हैं, इसलिए हम चुपचाप खड़े होकर उन्हें लोगों को नुकसान पहुंचाते और बुरे काम करते हुए नहीं देख सकते। बड़े भाई, अगर अगली बार वे फिर से आपके पास आएं, तो मुझे बता देना, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक है। जूहाओ एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, छोटी बहन, हमें अंदर चलना चाहिए। हमने जो खाना मंगवाया है वह जल्द ही तैयार हो जाएगा। उन्हें तुम्हारा मूड खराब न करने दो। लुओ क्विंगजियान ने सिर हिलाया। फिर वह और जूहाओ एक साथ प्राइवेट रेस्टोरेंट में चले गए। वह काफी बूढ़ा भी है, फिर भी वह इतना बेशर्म है, इंसानियत का नामो निशान भी नहीं दिखाता। बूढ़ा आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। जूहाओ की निर्लजता ने उसकी समझ को ताज़ा कर दिया था। अपनी पीढ़ी के किस मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर ने गरिमा और ईमानदारी का परिचय नहीं दिया। उसने पहले कभी जूहाओ जैसा बेशर्म इंसान नहीं देखा था। गुस्से से उसके फेफड़े फटने वाले थे। सू चेन ने कड़वी हंसी हंसी। बूढ़े आदमी, मैंने तुमसे कहा था कि मत आना। अगर जूहाओ से निपटना इतना आसान होता तो मैं इतना दुखी नहीं होता। चलिए वापस चलते हैं और दूसरे तरीके सोचते हैं। जूहाओ के अंगरक्षक की ताकत चाहे जो भी हो, अगर मैं दान शक्ति तक पहुंच जाता हूं, तो मेरे पास बेहतर मौका होगा। बिल्कुल नहीं। सू चेन को वापस जाने की इच्छा जताते हुए सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उसकी निगाहें प्राइवेट रेस्टोरेंट में प्रवेश करने वाले दो लोगों पर टिकी हुई थीं। छोटी बहन जूहाओ के साथ रहकर बहुत खतरनाक है। मुझे उसे आग के गड्ढे से बचाना ही होगा। बोलने के बाद वह प्राइवेट रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ा। सू चेन चौंक गई। क्या बकवास है। बूढ़े आदमी, जल्दबाजी मत करो। वह बूढ़े आदमी को पीछे खींचने की चाह में तेजी से उसकी ओर दौड़ा। उन्होंने अभी अभी जूहाओ को ढूंढने के लिए आकर बहुत बड़ा जोखिम उठाया था। दोनों घायल हो गए थे। अगर जूहाओ ने कार्रवाई की होती, वह निश्चित रूप से गुरु और शिष्य दोनों की जान ले सकता था। सौभाग्य से, शायद मास्टर लुओ किंगजियान की वजह से ही उन्होंने उन्हें जाने दिया। सू चेन ने आपदा से बच निकलने पर खुद को भाग्यशाली महसूस किया। उसने सोचा था कि मास्टर लुओ किंगजियान का रवैया जानने के बाद मास्टर हार मान लेंगे। अप्रत्याशित रूप से वह फिर से आगे बढ़ने वाला था। अगर उन्होंने जूहाओ को नाराज कर दिया तो उनका काम तमाम हो जाएगा। सू चेन बूढ़े आदमी को रोकना चाहता था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी बैल की तरह जिद्दी था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए प्राइवेट रेस्टोरेंट की ओर बढ़ा। प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही एक वेटर ने उनका रास्ता रोक दिया और विनम्रतापूर्वक पूछा, माफ कीजिए, क्या आप दोनों के पास सदस्यता कार्ड और आरक्षण है? नहीं, बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से उत्तर दिया। वह अपने पंजों पर खड़ा हो गया और गर्दन झुकाकर अंदर देखने लगा। जूहाओ और लुओ किंगजियान को ढूंढ रहा था। क्षमा कीजिए, हमारे प्रतिष्ठान में प्रवेश के लिए सदस्यता और आरक्षण आवश्यक है। वेटर ने विनम्रतापूर्वक कहा, आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और लोगों को अंदर खाने नहीं देते। ऐसा नहीं है कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता। बूढ़े आदमी की भौहें तन गईं और उसने अपनी दाढ़ी फुलाते हुए घूर कर देखा। वेटर की आंखों में थोड़ी सी उपहास की झलक दिखाई दी। उनका प्राइवेट रेस्टोरेंट कोई साधारण रेस्टोरेंट नहीं था। यह ऐसी जगह नहीं थी जहां आप सिर्फ पैसे के दम पर अंदर जाकर खाना खा सकें। इसके लिए आरक्षण भी आवश्यक था। बेशक कुछ प्रतिष्ठित सदस्य अपवाद थे। इतनी उच्च आवश्यकताओं के साथ उनके निजी रेस्तरां में भी वे योग्यताएं थीं। ये रसोइये शाही परिवार के रसोइये थे, जिनके वंश के बारे में जानकारी अज्ञात थी। भोजन करने का माहौल बहुत अच्छा था और सेवा बहुत ही ध्यानपूर्वक दी गई। बूढ़ा आदमी प्रवेश द्वार पर काफी देर तक बातें करता रहा, लेकिन अंत में वह फिर भी अंदर नहीं जा सका। बूढ़े आदमी, चलो चलते हैं। सू चेन ने उन्हें गंभीरतापूर्वक सलाह दी। प्राइवेट रेस्टोरेंट में प्रवेश करने में असमर्थ होने के कारण वे केवल प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उन दोनों के भोजन समाप्त करने और बाहर आने का इंतजार कर सकते थे। सू चेन सुन्न पड़ गई थी। उन्होंने आह भरते हुए कहा, प्रेम की शक्ति वास्तव में महान है।
भले ही वह एक तरफा प्यार ही क्यों ना हो। यह इंतजार 2 घंटे से अधिक समय तक चला। खाना खाने में इतना समय कैसे लग सकता है? सू चेन का दिल बैठ गया। जू हाओ के बारे में उनकी समझ के आधार पर इस समय वह संभवतः मास्टर लुओ किंगजियान के साथ अंदर थे। सू चेन ने गुरुजी की ओर देखा, उसकी आंखों में दया भाव भरा हुआ था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर के ऊपर एक हरी रोशनी उठ रही हो। बूढ़े व्यक्ति को अचानक अपने दिल में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उन्होंने तुरंत अपने शिष्य की निगाहों को भांप लिया और गहरी भौहें चढ़ा लीं। श्याओ चेन, ये किस तरह का चेहरा है? नहीं, कुछ नहीं, मालिक, क्या हम यहाँ से चले जाएं? मास्टर लुओ किंगजियान का रवैया तो पहले से ही इतना स्पष्ट है, इस सब में समय क्यों बर्बाद करें? सू चेन उसे समझाने की कोशिश करता रहा। क्या होगा अगर यह वैसा ही हो जैसा उसने सोचा था? अगर जू हाओ और मास्टर लुओ किंगजियान बाद में बाहर आते और मास्टर उन्हें देख लेते, तो क्या उनका मानसिक संतुलन बिगड़ नहीं जाता? वह मास्टर को दुखी नहीं देखना चाहता था। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने उसके अच्छे इरादों को हल्के में ले लिया। उसने हाथ हिलाकर कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब मेरी कायरता और डरपोकपन की वजह से हुआ। अगर मैंने छोटी बहन को पहले ही सब कुछ बता दिया होता, तो वो जू हाओ के चंगुल में नहीं फंसती। ये सब मेरी गलती है। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा पश्चाताप और आत्मदोष से भरा हुआ था। सू चेन अवाक रह गई। लोग किसी चीज को खोने के बाद ही पछताते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस समय जू हाओ और मास्टर लुओ किंगजियान शायद अच्छा समय बिता रहे होंगे। गुरु की लगन देखकर सू चेन को अब समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे मनाए। तो चलिए बस उनके बाहर आने का इंतजार करते हैं, और तब वह हार मान लेगा। जो आपको सबसे अच्छी तरह समझता है, वही आपका दुश्मन है। उस बयान में कोई झूठ नहीं था। सू चेन ने वास्तव में सही अनुमान लगाया था। इस समय निजी कमरे का माहौल जीवंत था। इसी बीच जू हाओ और लुओ किंगजियान प्राइवेट रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। एक वेटर के नेतृत्व में दोनों एक आलीशान निजी कमरे में पहुंचे। क्योंकि जू हाओ अक्सर यहां आते रहते थे, इसलिए यह निजी कमरा विशेष रूप से उनके लिए आरक्षित किया गया था। अंदर प्रवेश करते ही लुओ किंगजियान ने आसपास की सजावट का जायजा लिया। लेआउट शानदार था। दूसरी ओर जू हाओ गहरी सोच में डूबा हुआ था। सू चेन और उसके गुरु के आने के बावजूद उसे इससे कोई घृणा नहीं हुई। इसके बजाय उसने बड़े भाई और छोटी बहन के रिश्ते को बर्बाद कर दिया था। लेकिन एक बात तो तय थी, कोई उससे मिलने आया था, और वह इसे सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकता था क्योंकि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। वह किस तरह का व्यक्ति था? कोई भी उसे परेशानी में डालकर सुरक्षित नहीं निकल सकता था। इससे सबक मिलना चाहिए।